हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है। पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस का हिस्टोलॉजी लेके आए थे। इस वीडियो में एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी का हिस्टोलॉजी, कैसे ओवरी से क्या बनता है, ओवम निकलता है, और कैसे एग बनता है, मतलब oogenesis, ये हम इस वीडियो में डील करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो में आते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में आते हैं। इसके जो मेन पार्ट होता है उसको कहते हैं यूट्रस। ठीक है, यूट्रस का क्या काम है? ये मेनली जब बच्चा नहीं, एम्ब्रायो जब आता है यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन का काम करता है, एम्ब्रायो को डेवलपमेंट का काम करता है, इसी में फीटस का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं? बॉम्ब। ये इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। इसमें मेनली 3 लेयर होता है। जो बाहर वाला लेयर होता है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये कैसा होता है? तो थिन मेम्ब्रेनस होता है। उसके जो अंदर होता है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। ये स्मूथ मसल का बना होता है, और जब लेबर होता है, जब बच्चा का डिलीवरी होने का समय रहता है, उस समय ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे कि डिलीवरी में हेल्प हो। और जो इनर लेयर होता है उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। बाहर वाला पेरी, बीच वाला मेजो, और अंदर वाला इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में ही एम्ब्रायो क्या होता है, आकर इम्प्लांट होता है, और उसके बाद फीटस का डेवलपमेंट करता है। इंडोमेट्रियम में ही सारे फीटस के चेंजेज होते हैं। ठीक है, चलिए हम यूट्रस तो समझ गए, इसका शेप कैसा होता है, तो इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है हमारा फैलोपियन ट्यूब। क्या? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जो देखिए, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी के अंदर जब 3D डायमेंशनल देखिएगा तो फिम्बरी के अंदर क्या होता है, एक होल होता है जिसको कहते हैं ओस्टियम। इसी होल के थ्रू ये क्या करता है, ओवरी से क्या करता है, एग को अपने अंदर सक करता है। और उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब है, इसमें कैसा होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है जो इसको एमीबॉयड मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। क्या क्या समझ गए हम? यूट्रस समझ गए, फैलोपियन ट्यूब समझ गए। अब फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं फिम्ब्रिया। फिर जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं एम्पूला। फिर जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं इस्थमस। और एक और बात याद रखिएगा, फिम्ब्रिया जिससे अटैच होता है ना, उस स्ट्रक्चर का नाम है इनफंदिबुलम। तो मेनली कितने स्ट्रक्चर होते हैं फैलोपियन ट्यूब में? 3। चलिए पिक्चर से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको कहते हैं फिम्ब्रिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिससे अटैच होता है उसको कहते हैं इनफंदिबुलम। ठीक है, और इनफंदिबुलम के बाद क्या आता है, एम्पूला। एम्पूला ही मेन साइट होता है क्या का, फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, कभी कभी कोई लोग कह देते हैं एम्पूला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है, तो ठीक है, मेनली तो एम्पूला में हो रहा है ना। अगर पूछेंगे सिर्फ एम्पूला दिया हुआ है तो एम्पूला सही है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम्पूला और इस्थमस जंक्शन तो वो भी सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। क्या क्या समझ गए हम? फैलोपियन ट्यूब समझ गए, और क्या समझ गए, यूट्रस समझ गए। अब पूरे बॉडी को देखते हैं। ये क्या है, ओवरी है। ओवरी क्या से अटैच होता है हमारे यूट्राइन से? तो एक लिगामेंट है, उस लिगामेंट का नाम है मेजोहेरियम। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो लिगामेंट होता है उसको कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ओवरी समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं किस पे, तो देखिए ये क्या है, ये है यूट्रस का फंदस। ठीक है, और उसके बाद ये जो यूट्रस है वो अटैच होता है किससे, लोअर पोर्शन में, सर्विक्स से। ठीक है, तो सर्विक्स में क्या होता है, सर्विक्स के बाहर वाला जो वेजाइना की तरफ रहता है उसको कहते हैं एक्टोसर्विस,
और उसके अपोजिट पार्ट को क्या कहते हैं, एंडो सर्विक्स। ठीक है, इसलिए इसको, इस कैनाल को क्या नाम दिया गया है, तो इंडो सर्विकल कैनाल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ देखना रहता है, जैसे कि ये क्या है, हमारा सर्विक्स है। ठीक है, तो सर्विक्स जो यूतरस की तरफ है, जो ओपनिंग, उसको कहते हैं इंटरनल ओएस, और जो ओपनिंग वेजाइना की तरफ है उसको कहते हैं एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, जो सर्विक्स है ना, वो हमारा यूतरस का नेक कहलाता है। देखिए, आपको समझ में आ ही गया होगा, ये क्या है, यूतरस का नेक कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे लास्ट पार्ट, वेजाइना। क्या है, वेजाइना। वेजाइना तो आपको जानते हैं किस लिए यूज होता है, यहाँ से स्पर्म जाता है कहाँ, तो सर्विक्स में, सर्विक्स से यूतरस होते हुए चला जाता है फैलोपियन ट्यूब के इनफंदिबुलम में, और फिर वहाँ पे, सॉरी इनफंदिबुलम में नहीं, एम्पुला में, और वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो हमारा बर्थ कैनाल मतलब जहाँ से बच्चे का जन्म हो, वो मेनली कहलाता है सर्विक्स और वेजाइना। आशा है आपको पूरी तरह एनाटॉमी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इसके काम को। तो इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोड्यूस करना होता है, जो ओवरी का फंक्शन होता है उसका मेन काम होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम होता है एग को प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये और भी सपोर्ट, एम्ब्रायो को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये क्या करता है, बर्थ में हेल्प करता है, मतलब फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और न्यूबॉर्न के क्या में, डिलीवरी में भी हेल्प करता है। तो सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं सर्विक्स। सर्विक्स आपको कौन सा बात बताए थे, जो नेक होता था यूतरस का, तो ये इसको लोअर पोर्शन या नेक ऑफ द यूतरस भी कहते हैं। ये लाइन होता है किससे, म्यूकस से, इसलिए जो लाइनिंग होता है ना, उसको सर्विकल म्यूकस भी कहा जाता है। ये क्या करता है, जो सर्विकल म्यूकस है, ये जब स्पर्म यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो ये लुब्रिकेशन का काम करता है। स्पर्म को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, ओवुलेशन के समय ये सेक्रेशन करता है सर्विकल म्यूकस का, जो इंक्रीज करता है किसको, ईस्ट्रोजन के सेक्रेशन को। लेकिन जब एग रेडी हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये म्यूकस क्या होता है, थिन हो जाता है और स्लीपी हो जाता है, ताकि क्या कर सके, स्पर्म के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार कर सके। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये म्यूकस क्या हो जाएगा, ये सक्रिएट होगा ताकि ईस्ट्रोजन के पर वो क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो सर्विकल म्यूकस है वो पतला हो जाएगा और स्लीपी हो जाएगा, ताकि जो हमारा स्पर्म है ना, ईजिली यहाँ से स्लिप करके कहाँ चल जाए, यूतरस में चल जाए। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा सर्विक्स का काम। ठीक है, और सर्विक्स का एक और काम है क्या, तो ये बर्थ कैनाल की तरह काम करता है। ये डिलीवरी इसी के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, तो सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू। अब वेजाइना के बारे में आते हैं। वेजाइना जो लास्ट पार्ट था, ये क्या है, एक मस्कुलर रिगिड शीथ होता है जो कनेक्ट करता है एक्सटर्नल जेनेटेरिया को यूतरस से। बात सही है, जैसा कि आपको पिक्चर में याद होगा, ये क्या था, नीचे वाला ये था वेजाइना। ठीक है, जो हमारा इंटरकोर्स होता है उसमें मेनली वेजाइना में स्पर्म आता है, फिर सर्विक्स में जाता है, और वो स्पर्म फिर ये क्या करता है, स्विम करता है ना, स्विम करते हुए वो पहुंच जाता है हमारा फैलोपियन ट्यूब में। तो जो हमारा वेजाइना है वो क्या है, कनेक्टिव कम्युनिकेशन करता है किसके साथ, एक्सटर्नल जेनिटेरिया और यूतरस के साथ। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है ना, वो टू वे स्ट्रीट की तरह होता है, मतलब ये पेनिस और स्पर्म दोनों को एक्सेप्ट करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये कैसे काम करता है, तो एवेन्यू ऑफ बर्थ की तरह काम करता है, मतलब इसमें नया बेबी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनेटेरिया, ये दोनों भी एक्सटर्नल जेनेटेरिया में आते हैं, ये दोनों इंटरनल जेनेटेरिया में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सटर्नल जेनेटेरिया। एक्सटर्नल जेनेटेरिया मतलब क्या होता है, जो चीज़ बाहर से दिख सकें, और इंटरनल जेनेटेरिया जो हम बाहर से नहीं देख सकें, जिसको हम एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल में आता है
भुलवा। भुलवा क्या होता है? ये एक प्यूबिक एरिया है, कहाँ? तो रेक्टम के नीचे। जैसा कि हमें पता है रेक्टम के नीचे जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? भुलवा कहते हैं। लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा आप पिक्चर में देखे होंगे, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। तो उससे भी ऊपर एक होता है मॉन्स प्यूबिस। क्या? MONS, मॉन्स प्यूबिस। जैसा कि आप नोटिस करते हैं जो एरिया में हमारा बाल होता है, हेयर होते हैं, जिसको प्यूबिक हेयर कहते हैं, वो इस मॉन्स प्यूबिस में ही प्रेजेंट होता है। लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा मॉन्स प्यूबिस के नीचे देखिएगा 2 गो लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। 2 होता है, एक को ग्रेटर लिप कहते हैं, एक को लेसर लिप कहते हैं। जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, और जो अंदर वाला जहाँ पे हेयर नहीं होता है उसको लेबिया मेनोरा कहते हैं। ठीक है, तो लेबिया मेजोरा क्या है? ग्लेटर लिप है, और ये किसको सराउंड किया रहता है? वेजाइना को। इसी में बर्थोलिन ग्लैंड होता है जो इंटरकोर्स के समय लुब्रिकेशन का में हेल्प करता है। और जो लेबिया मेनोरा है उसको लेसर लिप कहते हैं। ठीक है, और लेसर लिप को क्यों? क्योंकि इसमें हेयर नहीं होता है, और ये क्या करता है? ये ज्वाइन करता है और फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? क्लिटोरिस के ऊपर एक कवरिंग। ठीक है, तो ये इनक्लोज करता है क्लिटोरिस को। तो अगर हम पिक्चर देखना चाहें, रफ पिक्चर बना रही हूँ, तो मान लीजिए ये क्या है? लेबिया मेजोरा है। लेबिया मेजोरा के अंदर यहाँ पे क्या होता है? लेबिया मेनोरा होता है, यहाँ पर क्लिटोरिस होते हैं, यहाँ पे सारा पात होता है, और ये जो पात है इसी को कहते हैं लेबिया मेनोरा। ये जो ऊपर वाला पात है यहाँ पर भी हेयर प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं लेबिया ये मेजोरा। और यहाँ पर जो हेयर वाला स्ट्रक्चर होता है ऊपर में, इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? क्लिटोरिस। अब क्लिटोरिस क्या है? ये एक स्मॉल पियर शेप स्ट्रक्चर होता है जो मेनली फीमेल के एक्साइटमेंट में काम आता है। जब इंटरकोर्स होता है ना, जैसे कि मेल में जो होता है वो पेनिस होता है, और हम लोग में मतलब फीमेल में क्लिटोरिस होता है, जो मेनली एक्साइटेशन, इसमें क्या होता है? तो एक्साइटेशन होता है। ठीक है, सेक्स के समय ये पियर शेप का होता है। और एक्सटर्नल जेनिटेरिया में क्या है? यूरेथ्रल ऑरिफिक्स। यूरेथ्रल ऑरिफिक्स को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल यूरिनरी ओपनिंग भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये ब्लो करता है क्लिटोरिस को अपर वाला वेजाइना में, और इसमें ये क्या में हेल्प करता है? पैसेज ऑफ यूरिन। देखिए पिक्चर बताती हूँ। ये मान लीजिए क्या है? हमारा लेबिया मेजोरा, अंदर मेनोरा। मेनोरा में यहाँ पर क्या है? क्लिटोरिस है। क्लिटोरिस के नीचे क्या होता है? फीमेल में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। इससे क्या होता? फीमेल में मेनली 2 ओपनिंग होती है जेनिटल ट्रैक में। एक ऐसे कहें तो 3, कैसे बताती हूँ? एक यूरेथ्रल ओपनिंग, एक वेजाइना, और एक एनस, जहाँ से क्या है? हमारा यूरिन नहीं, यूरिन तो कहाँ से आएगा? यूरेथ्रल ओपनिंग से आएगा। स्टूल मतलब पोती, ये सब बाहर निकलता है। तो मेल में 2 ओपनिंग होता है, एक पेनिस में और एक एनस में, और हम लोग में 3 होता है। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो वेजाइना, दूसरा यूरेथ्रल ओपनिंग, और तीसरा एनस। ठीक है, वेजाइना से मेनली क्या होता है? इंटरकोर्स के लिए होता है, और वहाँ पर से बेबी आते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग से हमारा यूरिन निकलता है, और जो एनस है वहाँ से हमारा स्टूल निकलता है। तो हमारे में मेनली 3 ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग, उससे क्या निकलता है? यूरिन निकलता है। ठीक है, पैसेज ऑफ वेजाइना इज सेपरेट फ्रॉम यूरेथ्रल ओपनिंग एंड लोकेटेड बिलो इट। क्या है? जो क्या है? जो हमारा यूरिनरी यूरेथ्रा ऑरिफिक्स है वो वेजाइना से अलग होता है, और वो कहाँ होता है? वेजाइना के नीचे होता है। हाइमेन। हाइमेन क्या है? एक क्रिसेंट्रिक फोल्ड है। मतलब ये हाइमेन के ऊपर एक क्या होता है ना, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। वो मेनली क्या को सबूत करता है? ये हमेशा रहता है? नहीं, जब फर्स्ट इंटरकोर्स होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो अगर किसी में चेक करना रहता है कि जो लड़की है वो प्योर है, प्योर कहने का मतलब उसमें सेक्स की है कि नहीं की है, तो यही हाइमेन से चेक होता है। अगर वो रप्चर नहीं हुआ है तो लड़की अभी तक सेक्स नहीं की है। लेकिन आजकल में ये थ्योरी गलत साबित किया गया है। कभी कभी जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या जो हैवी वर्क करते हैं उनमें भी हाइमेन रप्चर होने की संभावनाएं हैं। तो ये थ्योरी अब गलत साबित हो गया है। ठीक है,
ओवरी, ओवरी को फीमेल गोनेड्स कहते हैं। ये मेनली प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है और ये प्रोड्यूस करता है ओवा, जिसको हम एग कहते हैं। ठीक है, ये मेनली ओवरी जो ओवा प्रोड्यूस करता है वो बर्थ से पहले करना स्टार्ट कर देता है और ये लाइफ टाइम नहीं चलता, सिर्फ 45 से 50 ईयर्स ओल्ड तक चलता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, जैसा कि हमने फैलोपियन ट्यूब के बारे में पहले ही बताया, इसको ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है और ओवरी तक जाता है, ताकि ओवरी से वो क्या कर सके, ये ओवम को क्या करे, इनगल्फ कर सके। ठीक है, इसका जो लेंथ होता है वो 8 से 13 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है, जहाँ पर वो इनगल्फ करता है किसको, ओवम को, उसको कहते हैं फिम्ब्रिया। ठीक है, मिलियन ऑफ टाइनी हेयर लाइक सिलिया लाइन द फिम्लिया। यहाँ जो फिम्लिया है ना, यहाँ पे बहुत सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सिलिया कहते हैं। वो क्या करता है, हेल्प करता है ओवम को इनगल्फ करने में। ठीक है, और फिर उसके मूवमेंट करने में। ठीक है, तो मूवमेंट में फिर कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वेव लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, अब ये एक प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। रिलीज होता है एग ओवरी से, एग कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पूरा रीजन में जाता है, जहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइज स्पर्म आता है। और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके इम्प्लांटेशन के लिए वो कहाँ चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है। तो यूट्रस को हम क्या कहते हैं, तो यूट्रस को मेन बॉडी कहते हैं, जो कंसिस्ट होता है 3 लेयर को, आउटर को पेरी, बीच वाला को मायो और अंदर वाला को इंडोमेट्रियम। ठीक है, ये इतना तो आपको समझ में आ गया क्योंकि मैंने पिक्चर में ही समझा दिया था। प्रेगनेंसी के समय ये जो इंडोमेट्रियम होता है उसमें क्या होता है, हमारा एम्ब्रायो इम्प्लांट करता है। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 पार्ट मेन होता है, एक यूट्रस और एक ओवरी। ठीक है, यूट्रस क्या करता है, होस्ट की तरह काम करता है, मतलब ये फीटस को क्या करेगा, डेवलप करने में हेल्प करेगा। और ओवरी क्या होता है, प्रोड्यूस करता है फीमेल एग की सेल को। अब कुछ की टर्म बताते हैं। ठीक है, ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या है, तो एक डक्ट है थ्रू विच ओवम पासेस फ्रॉम द ओवरी टू द ओट्रस, इसलिए इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। वुल्वा, पहले ही स्टार्टिंग में बता दिए थे क्या है, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया ऑर्गन है। ठीक है, अब आते हैं क्या में, ओवरी, ओवरी के क्या में, तो हिस्टोलॉजी में। उससे पहले हम ब्रेस्ट के बारे में बताती हूँ। ब्रेस्ट हमारा कैसा होता है, से बता रही हूँ। देखिए इस तरह का हमारा ब्रेस्ट दिखता है, इसको क्या कहते हैं, निप्पल कहते हैं। निप्पल के चारों तरफ जो काला काला होता है उसको एरियोला कहते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट में कितने मेमोरी लोब्स होते हैं, तो 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, और ये क्लस्टर करके फिर एल्वियोली बनाते हैं और जो सेक्रिएट करता है एग, तो जो एग नहीं, मिल्क। ठीक है, तो ये जो मिल्क बनता है वो कहाँ से बनता है और कहाँ तक जाता है, तो मिल्क बनता है मेमोरी लोब में, मेमोरी लोब से वो एल्वियोली, एल्वियोली से मेमेली ट्यूब्स, मेमेली ट्यूब से मेमेरी डक्ट में, और मेमेरी डक्ट से लैक्टिफेरस डक्ट में, और उसके बाद क्या होगा, निप्पल के थ्रू वो बेबी के द्वारा सक आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब बाहर निकल जाएगा। ये है हमारा ओवरी। ओवरी में क्या क्या होता है, तो ओवरी में मेनली ये ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, पहले इसके पिक्चर को समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारा ओवरी है। ओवरी का जो सबसे आउटर लेयर है उसको कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियल लेयर। ठीक है, उसके बाद अंदर में एक लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं, टुनिका एल्बुगिनिया। 2 लेयर अगर कोई पूछेगा जो एक्सटर्नल लेयर है ओवरी का वो क्या है, तो हो जाएगा जर्मिनल इपिथेलियल लेयर, टुनिका एल्बुगिनिया आउटर मोस्ट लेयर नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब एल्बुगिनिया के अंदर जो भी है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो जो बाहर की तरफ है स्ट्रोमा उसको कहते हैं कॉर्टेक्स,
और जो अंदर की तरफ है स्ट्रोमा, उसको कहते हैं मेदुला। मेदुला में मेनली कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स और क्या लिम्फेटिक टिश्यू ये सब प्रेजेंट होता है। और जो हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल से क्या डेवलपमेंट जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, यहाँ तक आप स्ट्रक्चर समझ गए। ठीक है, तो एक रफ बताती हूँ कैसे हमारा ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक जर्मी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स से क्या होता है, जो हमारा ओवरी है जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं वो बाहर निकल जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज हो जाएगा कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगा, 9 मंथ तक रहेगा और प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स कॉर्पस लूटियम में चेंज हुआ है वो चेंज हो जाएगा और बन जाएगा कॉर्पस एल्विकन्स, रिग्रेस होके, मतलब कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और उसको कॉर्पस एल्विकन्स कहते हैं। और उसके बाद में वो कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा। एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर कॉर्पस लूटियम को 3 से 4 मंथ में अगर हम निकाल लें तो जो वुमेन है वो क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। तो कॉर्पस लूटियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनफर्टाइल कहने का मतलब है कि उसमें क्या हो जाएगा, बच्चे का एबॉर्शन हो जाएगा, इसलिए कॉर्पस लूटियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियल सेल। उसके अंदर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुमिना। ट्यूनिका एल्बुमिना के अंदर जो होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का जो बाहर वाला पार्ट है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको कहते हैं मेदुला। मेदुला में मेनली ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फेटिक टिश्यू ये सब प्रेजेंट होता है। और कॉर्टेक्स में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल्स, और ओवुलेशन के समय जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल फिर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, कॉर्पस लूटियम फिर डिजेनरेट करके फिर बन जाता है कॉर्पस एल्विकन्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस लूटियम 9 मंथ तक स्टे रहता है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, अब आते हैं ओवेरियन साइकिल में। इसमें क्या होता है, तो ओवरी जो होता है ना उसके अंदर चेंजेज होते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या चेंजेज हुआ, जो प्रिमोडियल जर्म सेल है उससे प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन, और जब ग्राफियन रप्चर कर जाएगा तो क्या निकल जाएगा, सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा और फिर कॉर्पस लूटियम रह जाएगा। ये सब मेनली चेंजेस देखे जाते हैं ओवेरियन साइकिल में। और ये किस फेज में होता है, तो मेंस्ट्रुएशन जब आप पढ़िएगा ना तो मेंस्ट्रुएशन में 3 फेजेज होते हैं। कौन कौन सा, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन और लूटियर फेज। ये जो ओवेरियन साइकिल में चेंजेज होते हैं ये मेनली फॉलिकुलर फेज में होता है। किसके इन्फ्लुएंस के अंदर, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेज होते हैं, पिक्चर देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें प्रिमोडियल फॉलिकल बनते हैं। प्रिमोडियल फॉलिकल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक सेल होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है, और सेल कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है। अब ये जो प्रिमोडियल जर्म सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, ये किसका पार्ट होगा, तो प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल एक अर्ली कहलाता है और एक लेट कहलाता है। अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा, तो ये जो प्रिमोडियल जर्म सेल के ऊपर जो सेल है ना, जो फ्लैटेन सेल है, ये क्या हो जाएगा, कॉल्यूमनल और टॉल सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चेंजेज होते हैं अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में। और लेट में क्या होगा, तो लेट में ये जो टॉल क्या था, टॉल जो ये सेल थे ये डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करता है, डिवीजन करना स्टार्ट करता है, और क्या बना देता है, बहुत सारा सेल ऊपर में बना देता है, टॉल कॉलुमनल सेल। इसी को क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, जो एक सेल है उसको ग्रेनुलोसा सेल कहेंगे, और ये पूरा सेल है उसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहेंगे।
ठीक है। तो ये 2 चेंजेज होते हैं किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में। अब प्राइमरी फॉलिकल में जो क्या बन गया, ग्रेनुलोसा बन गया। अब ये क्या करने लगता है, अपने आप को अरेंज करने लगता है और फिर बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल। अपने आप को देखिए इस तरह से अरेंज करेगा, बीच में क्या बनाएगा, स्पेस बनाएगा। इस स्पेस को कहते हैं एंथ्रम, ठीक है। अब जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा तो इसके बाद क्या बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा, ये जो बीच बीच में एंथ्रम बना है ये अब क्या करेगा, जिसके अंदर सारा जो पूरा सेल है वो एक जगह क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, एक बस एक बाहर में एक लेयर रहेगा, एक एंथ्रम रहेंगे और एक क्या होगा, पॉइंट ऑफ जंक्शन रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारा सेल और जो आउटर लेयर है वो क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। इस जंक्शन को क्या कहते हैं, कुमुलस ओफोरस। मतलब सेल जो चारों तरफ क्या है, प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ है और ओसा सेल जो आउटर लेयर से कनेक्टिव है, ये दोनों को कहेंगे कुमुलस ओफोरस। इसका दूसरा नाम डिस्कस प्रोलिगेरस भी है, या जर्म हिल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टर्शियरी फॉलिकल्स बन गया। अब ये टर्शियरी फॉलिकल जो एंथ्रम है उसमें क्या रहता है, लिक्यूल फॉलिकल रहता है। अब टर्शियरी फॉलिकल से क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा, तो जो हमारा प्राइमरी oocyte है वो चेंज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी। जैसा कि हमें पता है प्राइमरी oocyte जब डिफ्रेंशिएट करता है मियोसिस 1 में तो वो चेंज हो जाता है सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। दोनों में क्या डिफरेंस है, सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी oocyte है उसमें सिर्फ न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है। इसका साइज जितना होना चाहिए उससे छोटा हो जाता है, इसलिए ये बाद में क्या कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है। और जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, तो ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडीज। और भी क्या क्या चेंजेज हुए हैं, तो सेकेंडरी oocyte का जो सेल है ना उसके चारों तरफ क्या हो गया, एक लेयर बन गया, उसको क्या कहते हैं, जोना पेलुसुदा। अब क्या होगा, ओवुलेशन होंगे, LH क्या होगा, हाई होगा। तो ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स है ना इसके चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर बनता है, उसको कहते हैं थेक्का लेयर, ठीक है। थेक्का लेयर क्या है, तो अगर अंदर में जो थेक्का लेयर बनेगा उसको कहेंगे थेक्का इंटरना, और जो बाहर में थेक्का लेयर बनेगा उसको कहेंगे थेक्का एक्सटर्ना। ये थेक्का इंटरना ही क्या होता है ना, ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है। जब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है ये अराउंड कितना दिन में होगा, तो जो 10वां दिन है ना उसके बाद होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 डेज के बाद होगा, ठीक है। तो इंटरनल क्या होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज करने लगेगा। ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा तो ईस्ट्रोजन किसको स्टिमुलेट करता है, LH को। तो ठीक है, जैसे ही ईस्ट्रोजन रिलीज होने लगेगा तो हमारा LH क्या होगा, धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा, और अराउंड 30 to 14 डेज क्या होने लगेगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होगा तो उसमें क्या होगा, क्या पूरा सेल निकल जाएगा, नहीं, यहाँ से कुछ पार्ट कुमुलस का जाएगा और जोना पेलुसुदा, और जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ओवरी से। कैसे, इसके पीछे भी एक थेसिस है। ये जो हमारा LH है ना वो जब हाई होता है तो ओवरी के चारों तरफ जो ये लेयर होते हैं, जो कोलाजन फाइबर होता है उसको ये डिग्रेड करने लगता है, और जब हमारा ओवरी क्या है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो कमज़ोर पार्ट है वहाँ पर क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। और वही कमज़ोर पार्ट कहाँ पर होता है, जहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, तो उससे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अरेस्ट फेज में है, ये अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें अभी जो मिलना चाहिए, जो स्पर्म में प्रेजेंट होता है क्या, स्पिंडल्स फाइबर साइटोकाइनिन, वो अभी इसको नहीं मिल पाया है, तो ये अरेस्ट फेज में है। और ये कब अरेस्ट से हटेगा, जब ये स्पर्म से मिलेगा, ठीक है। तो ये मियोसिस के क्या है, मियोसिस के अरेस्ट फेज में है। कौन से फेज में, तो मेटा फेज में। यहाँ तक समझ गए। चलिए, ओवेरियन साइकिल क्या हो गया, हमारा पूरा हो गया। बहुत देर से सेल डिवीज़न आ रहा है, तो चलिए सेल डिवीज़न समझते हैं होता क्या है। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसमें सेल क्या करता है, उसका जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करता है। ये सेल डिवीज़न हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ग्रोथ में,
रिपेयरिंग में, जैसे कि कहीं पर आपका ब्लड ये रप्चर हो गया या कट छट गया है तो उसको ये रिपेयर करने में हेल्प करता है। हमारे वंशज को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। कोई छोटा चीज़ है उसको बड़ा करने में हेल्प करता है और रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो इसमें मेनली 2 फेज होता है, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इंटरफेज क्या करता है, तो इंटरफेज में मेनली सेल ग्रो करता है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। ठीक है, और जो इंटरफेज है ना, जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं, ये हमारा मान लीजिए सेल साइकिल है, तो 90 से 95% पाथ कहाँ होता है, इंटरफेज में होता है और सिर्फ 5 to 10% हमारा एम फेज में होता है। ठीक है, तो द सेल ग्रोज एंड डुप्लीकेट द जेनेटिक मटेरियल इन द इंटरफेज विच सेल डिवाइड इन एम फेज। देखिए यहाँ पे दिखा वाला, जैसे कि हमें पता है हमारा क्रोमोसोम कितना होता है, 46। ठीक है, वो इंटरफेज में क्या होगा, डुप्लीकेट करेगा और बन जाएगा 92, और जब एम फेज आएगा तो ये फिर से 46 और 46 बन जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल बताया गया है। तो ये होता है मेनली इसका शॉर्ट। अब क्या है, जो माइटोसिस है उसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या, इक्वेशनल डिवीजन। और जो मियोसिस है उसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ऐसा क्यों, तो जो माइटोसिस है वो क्या करता है, आइडेंटिकल क्लोन बनाता है, लेकिन मियोसिस क्या करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो गैमेट कैसा प्रोड्यूस करेगा, तो जो जो उसके पेरेंट्स हैं उनका वो हाफ होगा। ठीक है, तो हाफ हुआ तो रिडक्शन हुआ, लेकिन माइटोसिस में जैसा फादर है वैसा ही चाइल्ड होगा। एग्जाम्पल की तरह समझा रही हूँ। और मियोसिस में कुछ चेंजेज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है, जो ह्यूमन सेल डिवाइड है ये मेनली एक साइकिल जो होता है डिवीजन वो 24 आवर्स में पूरा करता है, लेकिन जो ईस्ट है वो सिर्फ 90 मिनट पे पूरा कर लेता है। यहाँ पर देखिए मैंने जैसा कि बताया था, क्या है, ये एक साइकिल है जो 24 आवर्स में हो रहा है। तो इंटरफेज ये एक ऐसा फेज है जो 2 एम फेज के बीच में होता है। ठीक है, इंटरफेज 95% ऑफ सेल साइकिल होता है और इस फेज को क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को किस लिए, तो डिवीजन के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब जो इंटरफेज है ना वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। जो S फेज होता है उसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। जो हमारा एम फेज होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस में डिवीजन होना। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब सेल में डिवीजन होना। सबसे पहले होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है उसमें साइटोकाइनेसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। एम फेज स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस के साथ, जिसमें न्यूक्लियस डिवीजन होता है और एक्चुअल सेल डिवीजन इसी में होता है, और इंड होता है साइटोकाइनेसिस के साथ। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट। अब अच्छा से पढ़ते हैं। जो हमारा इंटरफेज है इसमें 3 फेज था, कौन कौन सा, तो जी फेज और कौन सा, एस फेज और कौन सा, G2 फेज। तो जो जी फेज होता है इसको मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज कहते हैं। इसमें जो हमारा सेल है वो ग्रो करता है और जो हमारा डीएनए है वो डुप्लीकेट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। याद रखिएगा, इसमें डीएनए डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। तो डुप्लीकेट कहाँ होता है, एस फेज में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एस फेज, क्योंकि इसमें सिंथेसिस होता है क्या का, डीएनए का। ठीक है, और जी फेज में क्या होता है, तो इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन या सिंथेसिस होता है डीएनए का। G1 फेज में क्या हो रहा था, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, और इस फेज में अपने आप को सिंथेसाइज या रेप्लिकेट कर देता है। तो इसका जो अमाउंट है वो डबल्स हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। ठीक है, और इसमें एक और काम होता है क्या, जो हमारा सेंट्रियोल है वो भी डुप्लीकेट होता है। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, ताकि वो अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर सके। और एक और बात याद रखिए, अगर G1 फेज में
क्या होता है, अगर वो पूरी तरह नहीं हो पाएगा तो वो अपने आप को अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट मतलब वो आगे फेज में नहीं जा पाएगा, उसी को कहते हैं जी0 फेज। जी0 फेज क्या होता है, क्यूसेंट स्टेज इसको कहते हैं, जिसमें सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता है और जी1 सेल को एग्जिट कर देगा, मतलब वो इस फेज में नहीं जाएगा और अपने आप को इंटर कर देगा जी0 स्टेज में। ठीक है, चलिए अब आते हैं एम फेज। एम फेज को क्या कहते थे, तो इक्वेशनल फेज डिवीजन कहते थे। इसमें मेनली 4 प्रोसेस होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज फॉलो करता है किसको, तो एस और उसके बाद जी2 फेज को। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो इसमें जो हमारा जो क्रोमोजोम है ना, सिर्फ डुप्लीकेट किया है इस फेज में, इसमें क्या होगा, फिर से अपने आप को इंटरवाइन करना लगेगा और जो हमारा क्रोमोजोम है वो कंडेंस करना चालू कर देगा। ठीक है, तो जो क्रोमोजोमल मटेरियल है वो क्या होगा, अपने आप को, देखिए पिक्चर से समझाती हूँ। जब ये एम फेज में आता है तो हमारा क्रोमोजोम इस तरह का रहता है। ठीक है, अब जब ये प्रो फेज में आएगा तो ये अपने आप को कंडेंस करके क्या फॉर्मेशन करने लगेगा, क्रोमैटिड इस तरह का। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है किसका, हमारा क्रोमोजोम मटेरियल का। ठीक है, तो एम फेज में क्या हो गया समझ गए, और एम फेज के प्रो फेज में, और इसमें जो सेंट्रियोल है जो बना था इस फेज में, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। अभी स्टार्ट किया है, गया नहीं है। अब एम फेज में क्या होता है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है ना, एम फेज में देखिए क्या होगा। एम फेज में जैसा कि हमें पता है डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो अब डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए जाना होगा साइटोप्लाज्म में, तो इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसका एम फेज में पूरी तरह डिसइंटीग्रेशन, मतलब ये ख़त्म हो जाता है। तो क्या डायरेक्ट इसी में नहीं होता है, नहीं, स्टार्ट होता है प्रो फेज में। प्रो फेज में क्या होगा, हल्का हल्का टूटेगा और मेटाफेज में पूरी तरह ये गायब हो जाएगा। सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म ही नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप ही नहीं, न्यूक्लियर प्लाज्म भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हमारा डीएनए कहाँ आ गया, क्रोमोजोम, वो आ गया हमारा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और मेटाफेज में क्या क्या होता है, तो पहला तो न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाता है और यह कहाँ आ जाता है, हमारा क्रोमोजोम साइटोप्लाज्म में आ जाता है। यहाँ पर पूरी तरह कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है और 2 सिस्टर क्या हो जाएंगे, क्रोमैटिड बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है 2 सिस्टर, पहला में क्या हुआ था, क्रोमैटिड सिर्फ बना था, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ने के बाद ये क्या होंगे, तो ये आ जाएंगे किस, कहाँ पर आ जाएंगी, सेंटर पे मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। जैसा कि हमने देखा था प्रोफेज में क्या है, सेंट्रियोल मूव करने लगा था कहाँ पर, तो अपोजिट पोल में, तो मेटाफेज में ये अपोजिट पोल में मूव कर जाता है और जो हमारा क्रोमैटिड है जो अरेंज होता है उसको ये क्या करने लगते हैं, अपोजिट पोल में खींचने लगते हैं। तो जब अपोजिट पोल में खींचने लगते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि एक सेल के बीच में एक मेटाफेज प्लेट बनाता है, मतलब सभी जो क्रोमोजोम हैं वो कहाँ पे जाके अरेंज हो जाएंगे, तो बीच में जाके अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, तो इसी को कहते हैं मेटाफेज प्लेट बनाना। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या होता है, तो मेटाफेज का प्लेट बनता है। ठीक है, अब ये जो क्रोमैटिड है, सेंट्रियोल है, वो कहाँ पे आके जुड़ता है, तो जो हमारा क्रोमोजोम बनेगा ना उसमें एक, उसके सरफेस में एक काइनेटोकोर रहता है। क्या रहता है, काइनेटोकोर रहता है। यहाँ पर ही आके हमारा स्पिंडल फाइबर आके क्या करता है, अटैच होता है, उसके बाद उसको अपोजिट पोल में क्या करता है, पुल करता है। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, जो हमारा सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट कर जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट कर जाते हैं। ठीक है, और क्रोमैटिड फिर कहाँ मूव कर जाएगा, तो दोनों अपोजिट पोल में, मतलब एक यहाँ पर सेंट्रियोल है, एक यहाँ पे सेंट्रियोल है, तो आधा यहाँ पर चले जाएंगे और आधा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अपोजिट पोल में मूव कर जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, टेलोफेज में क्या होगा, तो फिर से न्यूक्लियस वापस आ जाएगा, फिर से जो उसके चारों तरफ कवरिंग था न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगा, गोल्जी बॉडी वापस आ जाएंगे, फिर से रिफॉर्म हो जाएगा। मतलब इसको कह सकते हैं ये प्रोफेज का क्या है, अपोजिट है। ये तो हम समझ गए क्या, तो एम फेज जिसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है।
तो देखिए ये एक पिक्चर से समझाया हुआ है। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, पूरी तरह क्रोमोसोम क्या होता है एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं। लेट प्रोफेज में इसका क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। मेटाफेज में सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर पे क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल में क्या चले जाते हैं। उसके बाद टेलोफेज होता है। फिर क्या होता है, ये तो कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब साइटोकाइनेसिस पे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है। अब साइटोकाइनेसिस भी एनिमल और प्लांट में अलग अलग होते हैं। साइटोकाइनेसिस एनिमल में जो होता है उसको क्या कहते हैं, फुर्रो बना के वो क्या करता है, अपने आप को अलग करता है। देखिए पिक्चर में क्या है, फुर्रो बनाया है, ठीक है। लेकिन प्लांट में क्या करता है, सेल प्लेट से डिवीजन करता है। तो दोनों में अलग अलग है। अब आते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है ना वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल के लिए होता है। लेकिन मियोसिस चलिए देखते हैं। मियोसिस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होते हैं, ठीक है। इसको इसलिए रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि अगर पेरेंट्स 46 क्रोमोजोम का है तो जो बच्चा में आएगा वो 23 क्रोमोजोम्स आएंगे। सॉरी, क्योंकि फ्यूजन होता है ना तो जो गैमेट में आता है वो 23 क्रोमोजोम आता है, ठीक है। तो इसमें दो होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ये मियोसिस है ना जो इन्वॉल्व होता है दो सीक्वेंशियल साइकिल। इसमें भी पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो इसमें मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। लेकिन इसमें भी एक सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑफ डीएनए का सिर्फ रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में भी 4 फेज होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। लेकिन जो पूछेगा ना कि मियोसिस में सबसे ज़्यादा लंबा फेज कौन सा होता है, तो प्रोफेज, क्योंकि इसके अंदर भी 5 फेज होते हैं। कौन सा, लेप्टोतीन, जाइगोतीन, पैकिटीन और डिप्लोतीन, ठीक है। समझ गए इतना। तो ये सिर्फ ये मियोसिस में होता है, ठीक है। अब लेप्टोतीन में होता क्या है, तो लेप्टोतीन में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। देखिए पहले ही पिछले वीडियो में भी बताया था, थोड़ा देर पहले भी बताया था, प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या है, मियोसिस है, तो मियोसिस में और ज़्यादा होगा। लेप्टोतीन में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होंगे। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रोमेयर पे डिपेंड करता है, ना कि क्रोमैटिड पे, ठीक है। अब जाइगोतीन क्या है, तो जाइगोतीन में क्या होगा, सिनेप्स फॉर्म होंगे। मतलब दो जो देखें, ये क्या है, ये बन गया हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। तो दो क्रोमोसोम क्या होगा, अब एक दूसरे से ये क्या होगा, इंटरेक्ट होगा और क्या बनाएगा, सिनेप्स। ये कहाँ होता है, जाइगोतीन में, ठीक है। पैकिटीन में क्या होगा, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होंगे, याद रखिएगा ये शब्द। लेप्टोतीन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जाइगोतीन में सिनेप्टिकल फॉर्मेशन होता है और पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। ये पैकिटीन में ही क्या होता है ना कि जो जीन है उनका क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। और ये होता मेनली किसके द्वारा है, तो जो एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं रिकम्बिनेंस, ठीक है। ये मेनली होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा, ठीक है। जो क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। मतलब कि ये सेम क्रोमोसोम के ये क्रोमेटिड में नहीं होगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमेटिड में होगा। इसी को कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड होते हैं उसको सिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नन इसमें सिस्टर के साथ तो होता नहीं, इसमें अलग अलग क्रोमेटिड के साथ होता है, इसलिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। तो पैकिटीन में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। डिप्लोतीन में क्या होगा, अब वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे, सिनेप्स बनना खत्म होना चालू होगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्रोमोसोम और बाइवैलेंस सेपरेट करेगा ईच अदर, सिर्फ एक जगह छोड़ के, कहाँ पर, जहाँ पर एक्स फॉर्मेशन करता है। तो क्याज्मा का फॉर्मेशन होता है किस में, डिप्लोतीन में। डाइकाइनेसिस में पूरी तरह सेपरेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में जीन का एक्सचेंज हो चुका होता है, ठीक है।
अब प्रोफेज हो गया, मेटाफेज में आते हैं। मेटाफेज में ये जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम बना है, अब ये कहाँ चला जाएगा, फिर से वो चला जाएगा बीच में, मतलब मेटाफेजिक प्लेट में विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। बाकी सब सेम है माइटोसिस की तरह। एनाफेज में क्या होता है, तो फिर वो दोनों सेपरेट कर जाते हैं। टेलोफेज में फिर से जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोरस, ये सब डिसअपीयर हुआ था वो रीअपीयर हो जाएगा। और फिर मियोसिस 2 में क्या होगा, तो मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब टू होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो पहले इसमें तो क्या पहला में क्या हो गया, तो मियोसिस 1 में क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हुआ और फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो जो भी बना था वो 2 सेल में चला जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आगे बताएंगे पूरा इक्वेशन के साथ। मियोसिस 2 में क्या होगा, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसमें क्या होगा, तो अब प्रोफेज में होगा क्रोमोसोम स्टार्ट करेगा कंडेंसन, मेटाफेज में वो अलाइन हो जाएगा कहाँ पे, इक्वेटर में पे, और टेलोफेज तो वो जो सेम है वो सेम है। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है, अलग अब यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए पढ़ते हैं oogenesis। oogenesis जैसे कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन किया था, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम oogenesis करते हैं और oocyte का डेवलपमेंट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मेनली पुबर्टी के समय स्टार्ट होता है। oogenesis बर्थ से पहले स्टार्ट होता है। जब फीटस का पहला महीना होता है तो जो प्रिमोडियल जर्म सेल है वो कितना होता है, सिर्फ 15 से 20,000 होता है। लेकिन 4 से 5 मंथ होते होते इसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है और इसका नंबर कितना हो जाता है, 7 से 8 मिलियन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिगर से बताई हूँ, प्रीमोडियल जर्म सेल का क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है और कितना बन गया, 7 से 8 मिलियन oogonia सेल बन गया, जिसका जो क्रोमोसोम है वो 2n है और जो उसका अमाउंट है वो 2c है। ठीक है, अब वो इंटरफेज में जाता है जिसको प्रोफेज भी कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन अमाउंट क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। तो ग्रोथ फेज में इसका क्या हो गया, ये प्राइमरी oocyte में चेंज हो गया। प्राइमरी oocyte में इसका क्रोमोसोम कितना है, 2n है और जो अमाउंट है वो डबल हो गया। ठीक है, अब इंटरफेज के बाद ये कहाँ जाएगा, मियोसिस 1 में। तो यहाँ पर आके ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अरेस्ट होने का क्या मतलब है कि इसका फर्दर डिवीजन नहीं होता है। तो अब क्या होगा, तो पहले अब इसके नंबर में जाते हैं। जब बच्चा फर्स्ट मंथ में रहती है तो इसका नंबर होता है 15 से 20,000। फिर 4 से 5वां महीना में इसको डिवाइड करके बन जाता है 4 से 8 मिलियन। ठीक है, बर्थ होते होते अब डिवीजन रुक गया है, अब क्या हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, 9वां महीना होते होते तक 7 से 8 मिलियन से घट के सिर्फ 2 मिलियन बचता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte अब 2 मिलियन बचे। अब बर्थ से लेके 10वां साल तक, 10वां साल जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, सिर्फ 60 से 80,000 हमारा प्राइमरी oocyte बचता है। ठीक है, उसके बाद जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है उस समय तक सिर्फ 400 से 500 हमारा प्राइमरी oocyte बचता है। हम भगवान ने भी क्या बनाया है, क्या कैलकुलेशन किया है, जैसा कि हमें पता है प्रेगनेंसी मेनली 18 साल के बाद ही होता है और कब तक होता है, तो 40 साल तक होता है। ठीक है, तो 40 साल तक होता है तो हमारा मंथ कितना है, एक महीना में 12 बार होगा क्योंकि हर मंथ में आता है। ठीक है, तो 40 को 12 से गुना कर दीजिए, हमें कितना, 40 साल तक सिर्फ 480 ये अंडा चाहिए और वही अंडा निकलता है। कुदरत भी हर चीज़ को कैलकुलेट करके करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में बता दी हूँ क्या, तो प्रिमोडियल जर्म सेल में मियोसिस 1 हुआ, डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करके क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का मियोसिस 2 हुआ, फिर वो सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के मेटाफेज में जाकर ये रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मेटाफेज में ये अरेस्ट हो जाता है। और ये कब अरेस्ट से हटता है, जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इसका 2 टाइम में अरेस्ट होता है, प्राइमरी oocyte के डिप्लोटीन स्टेज में और सेकेंडरी oocyte के मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं।
ओवेरियन साइकिल। ठीक है, ओवेरियन साइकिल क्या होता है, जो भी अभी चेंजेज देखें, मतलब ओवरी के अंदर जो भी चेंजेज होता है उसको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या चेंज हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, फिर कॉर्पस लुटियम बन गया। ये चेंजेस जो होता है ओवरी में उसी को कहते हैं ओवेरियन साइकिल। यूटेराइन साइकिल क्या होता है, तो यूटेराइन साइकिल में क्या होता है ना, यूट्रस अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। इसका जो इनर लेयर रहता है इंडोथेलियम, उसमें क्या करता है, ये डिफ्रेंशिएशन करता है। जैसे स्टार्टिंग में ये अपने आप को थिन बना लेता है ताकि स्पर्म अच्छा से मूवमेंट कर सके। फिर इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। अगर प्रेगनेंसी हुआ तो इम्प्लांटेशन होगा, नहीं तो जो इंडोथेलियम है, इंडोमेट्रियम है, वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा एमसी के थ्रू। ठीक है, यही सब चेंजेस को हम कहते हैं यूटेराइन साइकिल, जो यूट्रस में चेंजेज हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और प्रेगनेंसी नहीं हुआ तब जो भी चेंजेज है उसको कहते हैं यूटेराइन साइकिल। मेनिस्ट्रुअल साइकिल, मेनिस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, तो ये पुबर्टी के समय स्टार्ट होता है। तो जो पहला मेनिस्ट्रुअल होता है उसको कहते हैं मेनार्की। ठीक है, और जब मेनिस्ट्रुअल रुकता है अबाउट 40 से 50 साल के बीच या 50 से 52 साल के बीच, तो उसको कहते हैं मेनोपॉज। पहला मेनिस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मेनार्की, और रुक जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल है वो बिगिंस होता है फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, मतलब कि ये मान लीजिए लड़कियों में कब स्टार्ट होता है, 11 से 12 साल में स्टार्ट होता है। तो जो पहला ब्लीडिंग स्टार्ट होता है ना उसको कहते हैं मेंसेस। तो इसका मेनली 28 दिन का साइकिल होता है, पहला से 5वां दिन एवरेज माना गया है। ऐसे कितने होते हैं, 3 से 7 दिन तक होते हैं। ठीक है, क्या होता है, मेंस होता है, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। फिर 15 से 13 दिन तक क्या होता है, फॉलिकुलर फेज। 14वां दिन में ओवुलेशन होता है, और अगर ओवुलेशन सक्सेस हुआ तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, अगर नहीं हुआ सक्सेस तो फिर क्या होगा, लुटियल फेज के थ्रू हमारा ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्या, ओवम और जो इंडोमेट्रियम तैयार हुआ था। ठीक है, ये प्रोसेस मेनली होती है। तो एमसी का जो एवरेज पूछेंगे तो कितना होगा, तो एवरेज टाइम होता है 28 डेज का। 28 ±7, मतलब बढ़ भी सकता है 35 तक और 21 तक भी हो सकता है, सभी में अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादा वुमेन में 28 डेज का देखा गया है। ठीक है, जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है, तो 1/2 ऑंस से 2.5 ऑंस तक ब्लड लॉस होता है। ठीक है, अब देखिए ये है मेनिस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसमें ये क्या हुआ है, पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या, हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, ये हमारा रेगुलेटरी ऑर्गन है। जब पहला से ये समझ लीजिए 0 से डेज से स्टार्ट हुआ है, ये 28 डेज है, और यहाँ बीच में क्या है, 14 डेज है। स्टार्टिंग में हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, एक्टिव होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, मेंसेज होते हैं। जब मेंसेज ख़त्म होने लगता है तो क्या होता है, जैसे कि हम ओवेरियन साइकिल में गए थे तो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो गए थे, डेवलप्ड होने लगे थे। ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर क्या होता है, इंटरना, थेका इंटरना, जो क्या रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन। अब हमारे शरीर में क्या हो गया, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले बढ़ेगा, उसके बाद ये घटेगा। ठीक है, लेकिन जब ओवुलेशन का टाइम होता है तो ये थोड़ा सा बढ़ता है, और उसके बाद फिर ये घट जाता है, और फिर वो घटा वहीं रहता है। फिर वो 28 डेज से फिर स्टार्ट होता है। मतलब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मेनली स्टार्टिंग फेज में बढ़ता है, उसके बाद वो घटा हुआ रह जाता है। ठीक है, और जो हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो स्टार्टिंग में कम रहता है, लेकिन जब ओवुलेशन होता है तो ये क्या होता है, ये पीक पे होता है, और उसके बाद वो कम हो जाता है। तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन पीक पे क्यों होता है, जैसा कि हमने देखा है पीछे ओवेरियन हिस्टोलॉजी में कि क्या होता है, जो हमारा क्या है, ओवरी है,
वो ग्राफियन फॉलिकल्स को बनाता है। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करता है, ईस्ट्रोजन को सेक्रिएट करता है। ईस्ट्रोजन को सेक्रिएट करने पर वो क्या करता है, ईस्ट्रोजन LH को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो वही LH 14 डेज पे एक्टिवेट हो जाता है और हमारा ओवुलेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब पीछे ही देखें LH क्या करता है, कोलाजन फाइबर को डिग्रेड करना स्टार्ट करता है। उसके बाद जैसे ही ओवरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो वीक पार्ट होता है वहाँ पे रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो FSH और LH आप समझ गए। FSH क्या होता है, स्टार्टिंग में हाई होता है, और LH क्या होता है, ओवुलेशन के समय हाई होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग में FSH हाई था। FSH हाई होने के कारण ग्राफियन फॉलिकल्स में जो इंटरनल थेका है वो ईस्ट्रोजन रिलीज करने लगता है। तो यहाँ पर ईस्ट्रोजन हाई हो गया, कब, तब 14 डे के पहले। अब ईस्ट्रोजन हाई होने के कारण ये क्या किया, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को सेक्रिएट किया। तो अब जब वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ज़्यादा हो गए तो ईस्ट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, इनहिबिटरी की तरह काम करेगा और ईस्ट्रोजन को वो कम कर देगा। ठीक है, लेकिन जब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एक्टिव हो गया तो क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर कर जाएंगे और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल क्या में चेंज हो जाते हैं, कॉर्पस लुटियम में। और कॉर्पस लुटियम क्या सेक्रिएट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो वही अगर ओवुलेशन के बाद क्या होता है, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन सेक्रिएट करता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है। तो ये साइकिल मेरी इसी तरह चलती है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं नोट्स में। मेनली 1 से 14 डेज को कहा जाता है, 1 से 13 डेज को कहा जाता है फॉलिकुलर फेज, 14 को कहा जाता है ओवुलेशन, और 16 को कहा जाता है 16 से 28 लूटियल फेज। लूटियल फेज से ही समझ लीजिए लुट गया, मतलब जो भी उसने तैयारी की थी, प्रिपरेशन किया था, सब खत्म हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, तो पहला दिन से 7वां दिन तक क्या होता है, उसमें मेंसेज होते हैं। उसमें क्या होता है, मेनली जो इंडोमेट्रियम होता है वो सब बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेकेंड वीक में अब क्या हो जाएगा, LH क्या होगा, एंड्रोजिनेसिस करेगा, और FSH क्या करेगा, ग्रेनुलोसा सेल से एरोमेटेज सेक्रिएट करेगा और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन क्या करता है, तो ईस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो गया तो इसके कारण क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल ज़्यादा प्रोफेरेट करने लगते हैं। ठीक है, और प्रोफेरेट करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, वही जो फॉलिकुलर का नाम से ही समझ लीजिए फॉलिकल का डेवलपमेंट। तो फॉलिकल में क्या होते हैं, प्रिमोडियल जर्म से प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली ग्राफियन फॉलिकल्स तक इस पीरियड में होता है। ठीक है, अब क्या है, ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या होता है, जब ईस्ट्रोजन, अभी ऊपर पिक्चर में बताए थे, ईस्ट्रोजन जब हाई होता है तो वो क्या को स्टिमुलेट करता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को। तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होते ही वो क्या करता है, कोलाजन फाइबर को डिग्रेड करना चालू कर देता है। और जब कोलाजन फाइबर डिग्रेड होने लगेगा तो क्या होगा, जैसे ही ओवरी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो बिग पार्ट है वहाँ से oocyte बाहर निकल जाएगा। तो oocyte के बाहर निकलने को ही हम ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, लूटियल फेज। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ, ठीक है, ओवुलेशन हो गया, एग निकल गया, अब कहाँ चला जाएगा, वो एम्पूला में चल गया। और एम्पूला से अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये लूटियल फेज नहीं होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, जो हमारा यूट्रस है, जो भी तैयारी किया हुआ है, स्पर्म के एंट्री के लिए अपने आप को थिन किया, फिर इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को थिक किया, जो भी वो लेयर एक ऊपर बनाया, सबको वो धीरे धीरे ब्लड के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, लूटियल फेज। तो इसलिए क्या कहा जाता है, मेन्स्ट्रुअल पीरियड को क्राइंग ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। अब देखते हैं कौन कौन सा स्टिमुलस कहाँ कहाँ पे टारगेट ऑर्गन पे काम करता है और उसका क्या रिजल्ट होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, 2 हार्मोन रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन सा, LH और FSH। ठीक है, वही कह रहा है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, तो फॉलिकुलर फेज को स्टार्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्या है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ब्लड के द्वारा ब्लड में, तो वो ओवरी पे कैसे अफेक्ट करता है। तो ये ओवरी को क्या करता है, उसमें जो प्रिमोडियल जर्म सेल है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है और फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होने का क्या मतलब है, जो फॉलिकल है वो मैच्योर करेगा और रिलीज करेगा एस्ट्रोजन को। ठीक है, और क्या रिलीज करेगा, इनहेबिन, जो क्या करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सेक्रिएशन को रोक देता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन, अब ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ गया हमारे ब्लड में, तो ये हाइपोथैलेमस को क्या करता है, इसके साथ एक नहीं जानते पॉजिटिव फीडबैक निगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन हाई हो गया तो हाइपोथैलेमस में ये क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को। और ये यूट्रस में क्या करेगा, तो यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है ना उसको ये डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये प्रोफरेटिव फेज में इतने चेंजेज होते हैं। जो ये एस्ट्रोजन क्या किए तो हो गया, लेकिन इनहेबिन का क्या काम है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और कहेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोक दो। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कहेगा कि रिलीज करो एलएच। ठीक है, एलएच इसलिए ओव्यूलेशन के समय में बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब एलएच ब्लड में बढ़ गया तो ये ओवरी के साथ क्या करेगा, तो ओवुलेशन करेगा, जो मेनली 14 डेज में होता है। ओवुलेशन क्यों होता है, तो एलएच क्या करता है, कोलाजन फाइबर्स को डिग्रेड करता है। ठीक है, और जैसे ही ओवरी कॉन्ट्रैक्ट करता है वो जो डिग्रेडर वाला पार्ट है वहाँ से ऊसेट निकल जाता है। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखें क्या हुआ, ऊसेट बाहर निकल गया, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो कॉर्पस लुटियम में चेंज हो गया। कॉर्पस लुटियम का क्या काम है, प्रोजेस्टेरोन का सेक्रिएशन करना। ठीक है, तो वो यूट्रस पे क्या इफेक्ट करेगा, तो इंडोमेट्रियम को ठीक करेगा ताकि वो फर्दर क्या कर सके, सेक्रिएशन और इम्प्लांटेशन कर सके। और ये हाइपोथैलेमस पे क्या करेगा, तो हाइपोथैलेमस में क्या करेगा, सेक्रेटरी फेज स्टार्ट कर देगा और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देगा, तो लिथलाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है, जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ये क्या कहता है कि लिथलाइजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक दो। अब एलएच का प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो ओवरी पे क्या होगा, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट करने लगेगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कम जाएगा अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन अगर ब्लड में कम गया तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, फिर से वो साइकिल को फिर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, यही मतलब कि डिक्रीज इन एलएच लेवल, और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन लेवल जब बढ़ जाता है तो एक साइकिल पूरा हो जाता है और अगला साइकिल स्टार्ट होते होते प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों कम हो जाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है। ये मेनली चेंजेज होते हैं ओवरी, हाइपोथैलेमस और यूट्रस में, और इस तरह हमारा स्टिमुलस काम करता है। ठीक है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल, मेन्स्ट्रुअल साइकिल क्या है, अभी तक वही पढ़ा रहे थे, अब इसको एक डिफिनीशन में करते हैं। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो स्टार्ट होता है, पहला मेन्स्ट्रुएशन जिसको मेनार्की कहते हैं, और इंद होता है जिसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ये पुबर्टी के समय स्टार्ट होता है। ये सर्किल मेनली 28 से 29 दिन पे रिपीट करता है। ठीक है, इसके 3 फेजेज होते हैं, फॉलिकुलर फेज, लुटियल फेज और कौन सा फेज, ओवुलेशन फेज। ठीक है, मेन्स्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेन्स्ट्रुअल फेज मेनली 3 से 5 दिन का रहता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है ना यूट्रस का वो ब्रेक कर जाता है ब्लड वेसल के साथ और वो रेत फ्लूइड की तरह बाहर आ जाता है। तो क्या ये जो ब्लड है ये रियल ब्लड है, नहीं, ये रियल ब्लड नहीं है, इसको गंदा ब्लड कह सकते हैं। इसका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है यूट्रस के लिए। ठीक है, अगर ओवम फर्टिलाइज कर गया तो मेन्स्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब कि वुमन क्या है, प्रेग्नेंट है। दूसरा में आ जाएगा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है,
जैसे कि अभी पहले बताया, प्राइमरी फॉलिकल से क्या ग्रो करके ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएगा। ठीक है, इंडोमेट्रियम अपने आप को प्रोफरेट करेगा और अपने आप को थिक करेगा, चेंजेस करेगा। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन में भी चेंजेज होंगी, वो क्रिएट करेगा क्या, लिथोलाइजिंग हार्मोन। तो ये सब चेंजेज होते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है। ल्यूटियल फेज में क्या हो गया, लुट गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अब क्या करेगा, सारा प्रिपरेशन बेकार हो गया। अब वो क्या करेगा, जो भी इंडोमेट्रियल लाइनिंग है सब बाहर निकलना, धीरे धीरे डिजेनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेनोपॉज होता है, जहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, उसका एज क्या है, तो मेनली 45 से 50 होता है, लेकिन कुछ वुमेन में क्या होता है, वो 50 से 52 भी होता है। अब एक देखते हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उनको पेन करता है बीच में, उसको कहते हैं मिटल्स मर्ग। ठीक है, इसमें ओवुलेशन के समय कभी कभी पेन होता है, किसके कारण, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण। ठीक है, डिसमेनोरिया एक टर्म आया, डिस मतलब डिफ़िकल्टी। प्रेगनेंसी में अगर डिफ़िकल्टी होगा या पेन होगा ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको कहते हैं डिसमेनोरिया। ठीक है, और पेन किस कारण हो सकता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण भी हो सकता है। अब एनओवुलेटरी साइकिल क्या होता है, इस साइकिल में जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो इरेगुलर होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी मिसल मर्ग पेन नहीं होता है, मतलब ओवुलेशन के बीच में कोई भी पेन नहीं होता है, कोई भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें पेनलेस क्या होता है, अगर मेंस्ट्रुएशन होता भी है तो पेन नहीं करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टर्म है मेनोरिया। जैसे कि मेनली हम जानते हैं कि जो हमारा मेंसी रहता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है, वो 3 से 5 दिन के लिए रहेगा। ठीक है, अगर या कभी कभी 7 दिन के लिए भी रहता है। ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा हो गया तो अब उसको हम क्या कहेंगे, मेनोरेजिया कहेंगे। या जो ब्लीडिंग है, नॉर्मल ब्लीडिंग कितना था, तो हाफ ऑच से तो 2.5 ऑच तक था, अगर उससे ज़्यादा होने लगा तो उसको क्या कहेंगे, मेनोरिया कहेंगे। ठीक है, मेनोहर्जिया कहेंगे। ठीक है, और अगर 3 दिन से कम हुआ या हुआ ही नहीं तो उसको कहेंगे एमेनोरिया। एक्सेप्शन है प्रेगनेंसी के समय। प्रेगनेंसी के समय ये एमसी नहीं होता है, क्योंकि हमारा एग क्या होता है, फर्टिलाइज कर जाता है, उसके बाद वो इंडोमेट्रियम में जाके क्या कर जाता है, इम्प्लांट कर जाता है। तो हमारे यूट्रस को रोने की ज़रूरत नहीं है, रोएगा नहीं तो फिर ब्लड बाहर आएगा नहीं। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या किया था, एक अलग अलग बताया था। अब देखिए, एक साइकिल में ही पूरा है। जैसे कि फेजेज ऑफ यूट्राइन साइकिल, पहले क्या हुआ, मेंसेज हुआ, फिर क्या हुआ, प्रोफरेटरी फेज, फिर ओवुलेशन फेज, फिर सेक्रेटरी फेज। लूटियल फेज को ही सेक्रेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे हमारा इंडोमेट्रियम में चेंजेज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियम में चेंजेज हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, तो पूरा ब्लड ये सब बाहर निकल गया, फिर धीरे धीरे इंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार कर रहा है और ठीक कर रहा है। ओवेरियन में क्या चेंजेज होते हैं, तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है, इनहेबिन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। फॉलिकल में कैसे चेंजेज होते हैं, तो देखिए पहले फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा, ओवुलेशन होगा, फिर कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होगा। अगर वो कॉर्पस लुटियम प्रेग्नेंट नहीं हुई वुमेन तो कॉर्पस लुटियम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। ये समरी आपका कंप्लीट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी के साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हुआ। इसमें हमने क्या क्या कवर किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी का हिस्टोलॉजी और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगले पीरियड में हम क्या लेके आएंगे, तो अगले वीडियो में हम लाएंगे डिसऑर्डर रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आशा है आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।